तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर अपने को पास क्वेश्चन है, कैंडला किसकी इकाई है? कैंडला इज यूनिट्स ऑफ। तो कैंडला यूनिट रहती है अपने पास ल्यूमेन इंटेंसिटी की, दीप्ति तीव्रता की, पावर रहती है, शक्ति की रहती है वाट यूनिट, लैंप एफिशिएंसी रहती है। लैंप अपने को आउटपुट में क्या देता है? प्रकाश, और प्रकाश को लिखते हैं ल्यूमेन में। प्रकाश की यूनिट रहती है ल्यूमेन। और अपने इनपुट क्या देते हैं? इनपुट देते हैं अपने शक्ति, शक्ति रहती है वाट में, ल्यूमेन पर वाट रहता है। फ्रिक्वेंसी की रहती है हर्ट्ज, ओके। आर, एक्स और जेड की रहती है ओम। और कंडक्टेंस, सस्पेंटेंस और एडमिटेंस की यूनिट रहती है महो, ओके। केवीए की रहती है किलो वोल्ट, इसी प्रकार किलो वाट और किलो वोल्ट एम्पियर। और साथ में बात करते हैं अपने रजिस्टिविटी की, और रजिस्टिविटी की अपने पास यूनिट रहती है रजिस्टिविटी की यूनिट रहती है अपने पास ओम मीटर। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की रहती है महो पर मीटर्स, ओके, महो पर मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास ए। ल्यूमेन इंटेंसिटी की यूनिट रहती है कैंडेला। और एक इंटरनेशनल कैंडल की बात करें तो इसके अंदर अपने को मिलता है 0.98 कैंडला के इक्वल रहता है। और एक कैंडल इज इक्वल टू वाट की बात करें तो ये रहता है 0.0201। और अपने पास इसके अंदर नहीं नहीं नहीं, कैंडला इज इक्वल टू रहता है वाटेज के अंदर 0.201 वाट के इक्वल रहता है। और एक ल्यूमेन की बात करें तो एक ल्यूमेन पावर के इक्वल रहता है 0.0016 वाट के इक्वल, ओके। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास ए 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है? हंटिंग इज सिंक्रोनस मोटर टेकड प्लस व्हेन। तो क्या पावर फैक्टर यूनिटी होता है तब होती है, या मोटर अंडरलोडिंग रहती है उस समय होती है, या सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग रहती है उस समय रहता है, या लोड वेरिएशन के समय? तो अपने पास जो सिंक्रोनस मोटर रहती है, पहली बात है इसमें नॉट सेल्फ स्टार्ट रहती है, नॉन सेल्फ स्टार्ट रहती है। क्यों नहीं होती स्टार्ट? क्योंकि प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में परिवर्तन रहता है। प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद घूर्णन दिशा में परिवर्तन के कारण, घूर्णन दिशा में परिवर्तन के कारण ये मोटर मोटर यानी कि अपने पास सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और इसका जो अपने पास ये सेम टू सेम सिंक्रोनस मोटर, जिस प्रकार डीसी जनरेटर मोटर के समान रहता है, उसी प्रकार सिंक्रोनस जो मोटर रहती है ये बिल्कुल अल्टरनेटर के इक्वल होती है। इसमें क्या स्टेटर जो फील्ड वाइंडिंग रहती है ये स्टेटर पर रहती है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर रोटर के ऊपर रहती है, या आर्मेचर के ऊपर माने। तो इसके अंदर क्या, अपने जब सप्लाई प्रोड्यूस होगी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, तो स्टार में कनेक्टेड है तो 4 स्लिप रिंग, अगर डेल्टा में कनेक्टेड है तो 3 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। हाई पावर फ्लो करती है, उच्च स्पार्किंग पैदा होगा, इसी कारण उच्च कॉपर लॉस मिलेंगी। और जो फील्ड वाइंडिंग रहती है इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं डीसी सप्लाई से। डीसी सप्लाई के डीसी डीसी शंट जनरेटर रहता है, नॉर्मली 250 वोल्टेज का रहता है, ठीक है। तो इसी कारण जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको प्लेस्ड किया जाता है, स्टेटर वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है स्टेटर के ऊपर। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि एक तो लो वोल्टेज सप्लाई अपने को जो आर्मेचर है उसको देनी पड़ेगी, इसीलिए अपने पास 2 स्लिप रिंग चाहिए होती है।
पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल्स रहेंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की। साथ में जो हाई पावर के जो जिनमें हाई पावर प्रोड्यूस होनी है वो टर्मिनल्स डायरेक्टली सॉलिड कनेक्शन के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अल्टरनेटर के अंदर पावर सप्लाई जो किसके द्वारा लेते हैं, तो सॉलिड कनेक्शन के द्वारा लेते हैं। उसके अंदर क्या रहती है, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो आर्मेचर के ऊपर या रोटर माने, और जो रोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है उसे स्थापित किया जाता है स्टेटर के ऊपर, जिसके कारण अपने को दो स्लिपिंग चाहिए। साथ में जो हाई पावर्स के टर्मिनल्स रहेंगे वो सॉलिड कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, जिस समय मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग पर मोटर काम करती है उस टाइम जो मोटर का रिएक्टेंस होता है ये ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहता है। और जिस समय डैम्पर वाइंडिंग का प्रभाव समाप्त हो जाता है उस टाइम जो रिएक्टेंस रहता है वो ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहता है। ओके, तो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर रहेगा डी। तो लोड वेरिएशन करने के कारण हंटिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। लिफ्ट के लिए कौन सी डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? अपने पास देखते हैं, पूरा कंप्लीट ही देखते हैं। चलो इसको, डीसी सीरीज मोटर रहती है, डीसी सीरीज मोटर, ये D1 D2 जो मैं लगा रहा हूं इसका मतलब है डीसी सीरीज वाइंडिंग। BIS 47/18/1975 अधिनियम के अनुसार ये जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स कनेक्शन को दर्शाया जाता है उस नियम के अनुसार। ओके, A1 A2 आर्मेचर रहता है और यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव, और इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस रहता है। जो सप्लाई को बैक ईएमएफ अपने गवर्नर के रूप में मानते हैं क्योंकि ये जो लोड का जो करंट मिलता है उसको नियंत्रण करता है। ओके, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर धारा की बात करें तो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर स्टार्टिंग कंडीशंस में बैक ईएमएफ जो रहता है अपने पास जीरो वैल्यू मिलेगी। इसीलिए आर्मेचर धारा इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपन में आर्मेचर का रेजिस्टेंस मानते हैं बैक ईएमएफ जीरो, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस काफी लो वैल्यू के अंदर रहती है और लैप और वेव वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है। लैप और वेव में प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव रहती है और साथ में सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स क्वाड्रप्लेक्स के अंदर रहती है। बैक ईएमएफ जीरो रहेगा तो स्टार्टिंग कंडीशन में धारा ज्यादा होती है, इसीलिए अपने स्टार्टर यूज में लेते हैं स्टार्टिंग करंट को नियंत्रण करने के लिए, लिमिट वैल्यू के अंदर रखने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, गति के जो अपने पास गति रहती है ये बैक ईएमएफ के समानुपाती रहती है, गति बढ़ेगी बैक ईएमएफ बढ़ेगा। तो अभी इसके अंदर ये सप्लाई वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं, इसके ऊपर अपने केवीएल लिखते हैं। केवीएल के अंदर सेकंड टर्मिनल से लेता हूं, यहां से चलता हूं, सेकंड टर्मिनल प्लस है, VT इज इक्वल्स टू VT, यहां पर सेकंड टर्मिनल माइनस आ गया, माइनस यहाँ पर धारा है अपने पास, अपने केवीएल लिख रहे हैं तो वोल्टेज के अंदर लिखेंगे। वोल्टेज रहता है या तो सीधा डायरेक्टली टर्मिनल वोल्टेज आ गया, डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर देख रहे हैं तो अपने इसके अंदर धारा गुणा रेजिस्टेंस अपने पास क्या होता है, वोल्टेज रहता है। तो ISC और RSC वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर वापिस नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव, और ये है अपने पास बैक ईएमएफ प्लस इसके अंदर आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, आर्मेचर का जो अपने पास रेजिस्टेंस है इसको यहां पर अलग से शो कर देते हैं। ओके, ये अपने पास प्लस और ये नेगेटिव, धारा जो है इसके अंदर माइनस और प्लस और माइनस रहेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये अपने पास ISC धारा है और इसके अंदर RSC नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे IA और RA अपने पास रेजिस्टेंस और धारा मिला के अपने को वोल्टेज मिला। तो माइनस टर्मिनल IA RA वोल्टेज होगी टोटल, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये बैक ईएमएफ वोल्टेज रह गया, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और ये आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, देखते हैं इसको थोड़ा आगे। केवीएल एक ही डीसी सीरीज के अंदर लगाए, बाकी के अंदर आप लगा के ट्राई करना, नहीं तो अपने लेसन वाइज उस टाइम में लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर आपको कंप्लीटली करवाऊंगा।
अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू बैक ईएमएफ को इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। बैक ईएमएफ को जीरो की साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए वोल्टेज वापिस माइनस आई एस सी और आर एस सी। तो ये सीरीज फील्ड के अंदर क्या होता है, लोड करंट जो रहता है ये सीरीज फील्ड करंट के इक्वल्स और आर्मेचर करंट सब में धारा की वैल्यू इक्वल्स रहती है, इसीलिए अपने आर्मेचर धारा इज इक्वल टू सीरीज फील्ड धारा, तो इसीलिए लिखेंगे बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर्मेचर धारा, और दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे आई एस सी आर एस सी, आई ए आर एस सी। ओके, तो ये अपने को बेके में मिलता है, और टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज चलो लिख ही देता हूं मैं। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए बेक ईएमएफ प्लस आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस सी। शायद आपके पास कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस मोटर के अंदर। तो इस मोटर के बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये अपने पास रहता है टॉर्क और लोड करंट या आर्मेचर धारा लिखे। स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो नो लोड, या तो अपने को डीसी सीरीज मोटर के अंदर कहते भी आपको स्टार्टिंग कंडीशन में जो अपने पास कर्व रहता है कैसा होगा, ये आपको पूछ रहे लोड कंडीशन में क्या होगा, या नो लोड कंडीशन के अंदर पूछे स्टार्टिंग कर्व ऐसा रहता है। ये जो लोड होता है ये मैग्नेटिक सेचुरेशन पॉइंट्स रहता है, इसके बाद में लिनियरिटी शो करती है। ओके, स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पर टॉर्क आर्मेचर टॉर्क इज इक्वल टू धारा के समान दिख रहा है, इसको हटाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा रहती है। ऊपर आपको जस्ट बताया सब में धारा इक्वल रहेगी, तो टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर टॉर्क समानुपाती रहेगा आर्मेचर धारा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर या नो लोड कंडीशन के अंदर बात करें तो उस कंडीशन में जो टॉर्क रहता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। टॉर्क काफी ज्यादा होने के कारण ये ट्रैक्शन कार्यों में जो खिंचाव के कार्य रहते हैं उनमें यूज होती है, जिनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है। इसकी गति जो रहती है लोड के साथ वेरिएशन करती है। स्पीड स्पीड लोड के साथ वेरिएशन करती है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे गति और आर्मेचर धारा। गति और लोड हो गया, तो यहाँ पर जैसे जैसे आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने पास गति कम होती जाएगी। ओके, और यहाँ पर टॉर्क और गति की बात करें तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स रहते हैं। आप एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रख लेना, गति समानुपाती बेक ईएमएफ कोण में आर्मेचर धारा फ्लक्स और टॉर्क। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कहीं आपको गति के लिए फॉर्मूला आ जाए और आप ये फॉर्मूला लगा दो। समानुपाती का संबंध शो कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो नॉर्मली बेसिकली सब मोटरों के अंदर यही अप्लाई होता है, डीसी सीरीज जो मोटर्स रहती है अपने पास। ओके, साथ में इसके यूज बता देता हूँ आपको। यूज के लिए कम जगह स्पेस बचा है। यूज के लिए यूज में लेते हैं इलेक्ट्रिकल, ट्रैक्शन सिस्टम में, और सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर, वाहनों के अंदर सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर, और होइस्ट और क्रेन के अंदर, और इसको यूज में लेते हैं लिफ्ट के अंदर। ओके, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है। ये आपके पास डीसी सीरीज मोटर पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दी है मैंने। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो एक बार, और उसके बाद में जस्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो इसको हटाते हैं। देखते हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। तो डीसी शंट मोटर ये रहती है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग आ गई, और ये अपने पास आर्मेचर A1 A2 A1 A2, ये आपको बताया 47 18 1975 के अनुसार प्लस माइनस टर्मिनल्स दिया। ये
अपने पास लोड करंट है, ये अपने पास फील्ड करंट है, और ये अपने पास आर्मेचर करंट है। तो क्या रहता है संबंध, लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड करंट। ओके, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट माइनस शंट फील्ड धारा। ओके, और शंट फील्ड धारा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो लोड करंट माइनस आर्मेचर धारा। ओके, ये बेसिकली नॉर्मल है, ये भी आप भी कर सकते हो आसानी से। इसके अंदर देखते हैं कर्व की बात। इसके अंदर टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, और गति और आर्मेचर धारा की बात करें तो ये कंडीशन में रहता है। लोड बढ़ने के साथ गति में थोड़ा बदलाव देखा जाता है, थोड़ी गिरावट देखी जाती है। ओके, ये 1-2% के आसपास रहती है, जिसके मान को नेग्लेजिबल माना जाता है, नगण्य मानते हैं। ओके, और यहाँ पर गति और टॉर्क के बीच में संबंध देखें तो यही फॉर्मूला रहता है, टॉर्क बढ़ने के साथ या गति बढ़ने के साथ टॉर्क के मान में कमी आती है। जस्ट ऐसे नहीं लिखते तो यहाँ पर टॉर्क और यहाँ पर गति, गति बढ़ने के साथ टॉर्क में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है अपने को। ओके, और इसके यूज देख लेते हैं। इसका जो यूज रहता है, लेंथ मशीन जो रहती है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स मोटर, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है टूल मशीन। डीसी मशीन मोटर के यूजेस के बारे में सब पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा टूल मशीन के बारे में। टूल मशीन के अंदर डीसी शंट मोटर को खास करके यूज में लेते हैं अपने। ओके, अब डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड, सीधा कंपाउंड मोटर के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप करना लेक्चर लेसन वाइज करेंगे, उस टाइम आपको कराएंगे। डीसी कंपाउंड मोटर, ये अपने पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गई, और ये अपने पास शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये आर्मेचर। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, केवीएल लगाना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला। ओके, 1 सेकंड थोड़ा देख लेता हूँ मैं इसको। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला लगाना, ये अपने पास लोड करंट है, और यहाँ पर लोड करंट के इक्वल है सीरीज फील्ड करंट, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फील्ड करंट, और यहाँ पर आएगा आर्मेचर करंट। तो अपने इसके अंदर संबंध लिखते हैं, लोड करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर धारा प्लस शंट फील्ड धारा, इक्वल से दोनों। ओके, बाकी आप निकाल लेना, सीरीज फील्ड और लोड करंट इक्वल है। आर्मेचर करंट ज्ञात करना है तो लोड करंट माइनस फील्ड का शंट फील्ड करंट कर देंगे, या आर्मेचर करंट अपने को ज्ञात करना है सीरीज फील्ड करंट माइनस फील्ड करंट कर देंगे। ओके, और इसी के अंदर इतना ही देख लेते हैं। चलो, बैक ईएमएफ से इक्वल टू अपने पास इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, आप केवीएल लगाना, इसे मैच करना, क्या आपका यही आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर में कितना करंट है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आर्मेचर का, और प्लस यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, माइनस अपने पास ये आर्मेचर का आ गया, और इधर फील्ड का लिखूंगा सीरीज फील्ड का। तो इसके अंदर क्या रहता है, माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। तो यहाँ पर सीरीज फील्ड करंट और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, आर्मेचर करंट नॉन इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट रहता है। ओके, कहीं पर आर्मेचर करंट लो, आर्मेचर करंट ब्रैकेट में आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस लो, तो ऐसा इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की अपनी नॉर्मली बात करें, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड तो ये रोलिंग मशीन के अंदर, पंचिंग मशीन के अंदर और प्रेस वर्क के अंदर यूज की जाती है। और इसका जिस डीसी जो सीरीज मोटर रहती है, ये लोड के साथ इसमें गति कम होती है, शंट फील्ड मोटर में नॉर्मल गिरावट होती है, और ये डीसी शंट मोटर रहती है, ये स्थिर भारों के अंतर्गत स्थिर गति के लिए यूज में ली जाती है, जबकि डीसी कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर रहती है, ये वेरिएबल भारों के अंतर्गत स्टेबल स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड अप्लाई करवाती है, अपने को देती है। ओके, और जो अपने पास रहता है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की बात करें तो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर अपने को देखने को मिलता है,
उसका नो यूज रहता है। आपको कल ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इसके अंदर एक खास मेन विशेषता होती है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। गति रेगुलेशन सबसे जो कमजोर माने आपने, गति रेगुलेशन सबसे कमजोर डीसी सीरीज मोटर के अंदर, और नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन जो रहता है वो अपने को मिलेगा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर। ओके, उस डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कल आपको कर्व बना के दिखा दिया था मैंने। आज आपको शंट ये डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड का दिखा देते हैं। ओके, तो ये अपने पास टॉर्क है और ये आर्मेचर तार है। इसके अंदर शंट और सीरीज फील्ड मोटर दोनों की विशेषता होती है। ये है सीरीज फील्ड मोटर और आगे ये लीनियर तार है, ये शंट फील्ड मोटर, और ये इक्वल से निकलेगा टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य संबंध। और यहाँ पर गति और आर्मेचर धारा के बारे में देखें तो ये सीरीज फील्ड मोटर का कर्व है, ये शंट फील्ड मोटर का कर्व नॉर्मली ग्राउंड देखने को मिलती है, और इसके बीच से जाएगा वो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का होगा। और टॉर्क और गति का देखें तो डीसी सीरीज मोटर का कुछ ऐसे, शंट मोटर का कुछ ऐसे, ये शंट मोटर के लिए कर्व था, तो इसके मीडियम से निकलेगा वो। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स का यूज आपको बता दिया रोलिंग मशीन, पंचिंग मशीन, प्रेस वर्क के अंदर। ओके, वेरिएबल लोड के अंतर्गत कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करवाने का काम करती है अपने पास मोटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं यार डायरेक्टली। तो लिफ्ट के लिए कौन सी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, आपको जस्ट अभी करवाया है, तो डीसी श्रृंखला मोटर को यूज में लेंगे अपने। ओके, टॉर्क जो रहता है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 64, जब ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली से बिजली खींची जाती है तो गतिशील प्रतिरोध व्हेन पावर इज ड्रॉ फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर द डायनामिक रेजिस्टेंस, तो क्या रहेगा, डायनामिक रेजिस्टेंस जो रहता है वो इंक्रीज होता है। क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पावर फैक्टर काफी निम्न होता है, पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, सेकेंडरी का एमएमएफ बढ़ेगा। उसी के साथ अपने इसके अंदर नॉर्मली बात करें तो पावर फैक्टर बढ़ने के साथ इसका डायनामिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, गति इसमें ट्रांसफार्मर में रेगुलेशन के कुछ फॉर्मूले लिख लो, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन के लिए रहेगा वी नो लोड पर वोल्टेज माइनस वी एफ एल फुल लोड पर वोल्टेज अपॉन में वी एफ एल फुल लोड पर वोल्टेज गुना 100। वोल्टेज जो रेगुलेशन मिलेगा ये प्रतिशत में मिलेगा अपने को। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो इसके अंदर अपने को मिलेगा धारा माने और आर रेजिस्टेंस cos फाई। ओके, प्लस माइनस, प्लस की वैल्यू प्लस जो शो करेगा ये लेगिंग पावर फैक्टर के लिए, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो नेगेटिव रहेगा ये शो करेगा लीडिंग के लिए। ओके, और एक्स रिएक्टेंस साइन फाई। ओके, अपॉन में वोल्टेज करेंगे तो ये भी वोल्टेज रेगुलेशन का अपने पास फॉर्मूला मिलता है। ये अपने को आर इक्विवेलेंट cos फाई देगा वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए। प्लस के लिए सेम कंडीशन भी, या तो प्लस के लिए लेगिंग पावर फैक्टर रहेगा और नेगेटिव के लिए लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, एक्स साइन फाई ब्रैकेट में करेंगे, और ये अपने को मिलेगा डायरेक्टली गुणा मल्टीप्लाई शो करेंगे तो अपने को मिलेगा प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन। कई बार आज के टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट देते हैं, उसके हिसाब से अपने क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, डीसी मोटरों में फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इन डीसी मशीन्स फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग इज यूज्ड टू, फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है। फ्रैक्शन पिच के अंदर क्या होता है कि अपने पास पिच फैक्टर रहता है केपी, इसमें शॉर्ट पिच रहती है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर, डीसी मशीनों में फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इन डीसी मशीन फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग्स इज यूज्ड टू। तो फ्रैक्शन पिच की अपने बात करें तो पिच जो फैक्टर पिच लिखते हैं अपने, ये पिच तीन प्रकार की रहती है। शॉर्ट पिच होती है, शॉर्ट पिच रहती है, और फुल पिच रहती है। फुल पिच मतलब यानी कि 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहेगा इलेक्ट्रिकली, और लॉन्ग पिच के अंतर्गत लॉन्ग पिच रहती है। शॉर्ट पिच के अंदर क्या होता है, जो कोवाइल स्पान रहती है, नंबर ऑफ स्लॉट पर नंबर ऑफ पोल, तो वो अपने पास कम होती है, कोवाइल स्पान की वैल्यू कम रहती है। ओके, और यहाँ पर फुल पिच के अंदर कोवाइल स्पान की वैल्यू रहती है पोल पिच के इक्वल, और लॉन्ग पिच के अंदर कोवाइल स्पान जो रहता है पोल पिच से ज्यादा चला जाता है। अब शॉर्ट पिच फैक्टर के बेनिफिट्स देखो। शॉर्ट पिच फैक्टर के अंदर पहला बेनिफिट है हार्मोनिक प्रभावों को खत्म करती है।
हार्मोनिक प्रभावों को खत्म करती है। ओके, सेकंड अपने पास है एंड कनेक्शन पर कॉपर सेविंग। एंड कनेक्शंस पर कॉपर सेविंग होती है अपने पास। और 3 नंबर रहता है ईएम प्योर साइनोसाइडल वेब फॉर्म रहती है ईएमएफ की। ओके, तो इसके अंदर हार्मोनिक पावर खत्म कर दिया, एंड कनेक्शन के ऊपर कॉपर सेविंग होगी। तो अपने को एंड कनेक्शन पर कॉपर सेविंग कैसे हो रही है इसको देखते हैं थोड़ा। जैसे अपने पास ये जो ब्लैक कलर के हैं ये अपने पास स्लॉट्स हैं। ओके, इनके अंदर अपने कंडक्टर डालेंगे एक कंडक्टर यहाँ पर, दूसरा कंडक्टर जो है फुल पिच के अंदर आना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ की बजाय अपने कंडक्टर ये यहाँ पर डालेंगे, ये कंडक्टर के अंदर कंडीशन होगी शॉर्ट पिच, और इस कंडक्टर से अपोजिट दूसरी साइड दूर डिस्प्लेस करेंगे, उस कंडीशन के अंदर लॉन्ग पिच हो जाएगी अपने पास। ओके, तो इसके अंदर क्या अपने बात करें, ये जो स्लॉट है इसके अंदर 15 कंडक्टर, जेड अपने पास 50 है। तो इसके अंदर ये नहीं भी जो कोवेल स्पान की वैल्यू रहती है शॉर्ट पिच के अंदर कंडक्टर्स की संख्या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन क्या जो कोवेल स्पान रहती है इसके अंदर जो ये ओवरहैंग रहती है, ये जो ब्लैक कलर की जो ओवरहैंग है इसकी लेंथ कम हो जाती है। जो कंडक्टर के अंदर रहता है वो ईएम प्रोडक्शन, टॉर्क प्रोडक्शन का काम करता है। मोटर के अंदर टॉर्क करेगा और जो अपने पास रहता है जनरेटर के अंदर ईएम प्रोड्यूस करेगा। तो जो कंडक्टर के स्लोटों के अंदर जो रहती है एक्टिव लेंथ वो ईएमएफ प्रोडक्शन का काम करती है, और जो स्लोटों से बाहर रहता है वो ओवरहैंग रहती है। दो कंडक्टर की बात करें तो दो कंडक्टर मिलकर एक टर्म्स का निर्माण करते हैं, और एक टर्म्स के अंदर एक ओवरहैंग लगती है। एक ओवरहैंग के द्वारा अपने पास एक टर्म तैयार रहता है। ओवरहैंग जो रहती है कोई प्रकार का ईएमएफ प्रोडक्शन का कार्य नहीं करती। इसके अंदर ओवरहैंग की लेंथ कम होने से अपने पास कॉपर सेविंग रहती है, जबकि न कि जो स्लॉटों के अंदर कंडक्टर रखे जाते हैं उनकी वैल्यू को कम या बढ़ाया जाता है। ओके, इसी कारण से अपने पास कॉपर सेविंग रहती है, ईएमएफ की साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी। इसके अंदर लॉस एक है, लॉस ये है कि ईएमएफ में कमी मिलेगी अपने को। ईएमएफ में कमी होगी, जो आउटपुट कमी, आउटपुट में जो ईएमएफ रहेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट, आउटपुट में जो अपने पास ईएमएफ होगी उसके अंदर कमी आएगी। ओके, फुल पिच के अंदर नॉर्मली रहता है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई लाभ नहीं, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। और लॉन्ग पिच के अंदर क्या ओवरहैंग की लेंथ बढ़ने से कॉपर कंडक्टर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ईएमएफ टॉर्क का सेम उत्पादन करते हैं, इसीलिए लॉन्ग पिच को यूज में नहीं लेते। ये आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आप लिखना, उसके बाद में अपने चलते हैं आगे इससे। ओके, तो शॉर्ट पिच हो गया, और पिच फैक्टर रहता है अपने पास केपी, पिच फैक्टर रहता है cos फाई अल्फा डिवाइड बाय 2, और जो अपने पास अल्फा रहता है ये होता है फुल पिच माइनस एक्चुअल। फुल पिच जो आपको बताई थी कोयल स्पान, और जो पोल स्पान रहता है वो दोनों इक्वल्स रहे। एक्चुअल पिच रहती है रियल में कितनी रखी एक्चुअल पिच अपॉन में फुल पिच गुणा 180 डिग्री। ओके, इसके द्वारा अपने पिच फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले अल्फा का मान ज्ञात किया, अल्फा के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे और cos फाई की वैल्यू अपने ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो इसके अंदर अपने पास क्या रहता है बेनिफिट्स, ये ईएम जो रहती है रिड्यूस द स्पार्किंग, साथ में जो कम्यूटेटर्स रहता है उसके ऊपर स्पार्किंग की वैल्यू को कम करता है। और जो अपने पास कम्यूटेटर रहता है कम्यूटेटर्स एंड ब्रश होल्डर के मध्य गैप कितना रहता है आप बताओ। तो ये रहता है 1.5 mm। सामान्य से ज्यादा होगा तो ब्रश टूटेगा, और सामान्य से कम होगा तो फ्रैक्शन के द्वारा वो लॉस हो सकता है मैकेनिकली। तो 1.5 mm फिक्स है वैल्यू, ये रहता है। और कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स रहते हैं उन सेगमेंटों के मध्य 0.5 से लेकर 1 mm का माइका भरा जाता है,
और ये माइका कौन सा होता है, फ्लोगोपिट माइका रहता है या मॉस्कोविट माइका। प्रीवियस जो लेक्चर कराए हैं मैंने उनके अंदर मैंने हूबहू बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जो अपने पास एक रहता है मॉस्कोविट माइका, एक रहता है फ्लोगोपिट माइका। मॉस्कोविट माइका 600 डिग्री सेल्सियस के लिए रहता है, फ्लोगोपिट 900 डिग्री सेल्सियस के लिए। मॉस्कोविट माइका फ्रैक्शन वाले स्थानों पर और मॉस्कोविट जो होती है टेम्परेचर वाले स्थानों पर यूज किया जाता है, जैसे प्रेस वगैरह हुई, इलेक्ट्रिकल आयरन, और फ्रैक्शन जैसे कम्यूटेटर आ गए। ओके, तो मॉस्कोविट माइका यूज में लेते हैं अपने कम्यूटेटर के अंदर। ये दो इसके अलग अलग उत्पाद हैं। ओके, माइका के। तो अभी अपने इस क्वेश्चन 65 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क इज सिंक्रोनस मोटर। तो अपने पास जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है ये जीरो रहता है, और जीरो के अंदर किसी संख्या से डिवाइड करें अपने को आउटपुट में जीरो ही मिलेगा। इसीलिए अपने पास टॉर्क की वैल्यू रहती है ऑप्शन नंबर बी, जीरो रहता है। और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट ना होने का रीजन रहता है अपने पास प्रत्येक अर्धचक्र के दौरान इसकी घूर्णन दिशा में परिवर्तन के कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती। इसको तीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा, कंपाउंड मोटर्स के द्वारा स्टार्ट करते हैं, पोनी मोटर के द्वारा स्टार्ट करते हैं। पोनी मोटर आपने मोटरें सारी पढ़ ली होगी, रेजिस्टेंस स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर, यूनिवर्सल, स्टैंडर्ड रिलक्टेंस, सारी मोटर पढ़ ली होगी, लेकिन आपने पोनी मोटर नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि पोनी मोटर रियल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग नहीं है। इसके अंदर इतना ही है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर जिस प्रकार अपने पास 4 पोल हैं, नॉर्मली अपने 14 पोल मान लेते हैं, चलो अपने पास पौनी मोटर होती है, इसके अंदर पौना क्या, उससे कम किसी संख्या को फुल वैल्यू से कम होना उसको पौना बोलते हैं, बिल्कुल आधे से ज्यादा और फुल से कम पौना बोलते हैं उसको, यानी कि एक का 75% उसको पौना बोलते हैं। इसीलिए इसके अंदर पोलों की संख्या एक कम रहती है, एक या दो संख्या कम रहती है, इसीलिए इसको पौनी मोटर बोलते हैं। सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला लिखें तो सिंक्रोनस गति इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन में पी। पोलों की संख्या जैसे ही अपने पास कम होगी तो गति बढ़ेगी, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस गति के आसपास लेके जा सकती है। लोड कंडीशन पर सिंक्रोनस मोटर नहीं रहती, नो लोड कंडीशन के ऊपर पोनी मोटर के द्वारा उसको स्टार्ट किया जाता है। सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जाने के बाद में डीसी एक्साइट करते हैं, वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। एक अपने पास तरीका रहता है डैम्पिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग और डैम्पिंग वाइंडिंग के अंदर क्या हंटिंग, हंटिंग बोले या आपने कहीं फेस स्विंगिंग, स्विंगिंग कहें, इन दोष को दूर करेगी, साथ में स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जिस समय मोटर सिक्वरल केज जो वाइंडिंग के समान रहती है, डेम्पर वाइंडिंग, जिस टाइम मोटर डेम्पर वाइंडिंग की सहायता से स्टार्ट हो रही है और फील्ड वाइंडिंग को लो रेजिस्टेंस के माध्यम से शॉर्ट कर दिया, उस टाइम का जो रिएक्टेंस रहता है वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहता है। और जिस समय डेम्पर वाइंडिंग का प्रभाव समाप्त होता है उस टाइम के रिएक्टेंस को ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कहते हैं। ओके, याद रखना आप, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंक्रोनस मोटर के अंदर थोड़ा और देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जैसे मानो मोटर लो एक्साइटेड है या अंडर एक्साइटेड है, लो या अंडर एक्साइटेड, और दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि 100% एक्साइटेड, और ओवर एक्साइटेड या हाई एक्साइटेड, सामान्य से ज्यादा। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर बैक ईएमएफ और अपने पास टर्मिनल वोल्टेज के मध्य क्या संबंध रहता है। लो एक्साइटेशन के अंदर बैक ईएमएफ जो रहता है टर्मिनल वोल्टेज से कम रहता है, और नॉर्मल एक्साइटेशन के अंदर बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल रहता है, और ओवर एक्साइटेशन के अंदर बैक ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा चली जाती है। ओके, आर्मेचर धारा की वैल्यू की बात करें तो आर्मेचर करंट रहता है, न कि आपको जो जो फील्ड वाइंडिंग को जो एक्साइटेशन जो एक्साइटेशन करते हो एक्साइटेशन, वो करंट की बात नहीं हो रही। जो मेन जो आर्मेचर वाइंडिंग जो अपने स्थापित करते हैं स्टेटर के ऊपर, उस करंट की बात कर रहा है। तो वो अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड दोनों कंडीशन के अंदर वैल्यू मैक्सिमम रहती है। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो अंडर एक्साइटेड में मैक्सिमम और ओवर एक्साइटेशन के अंदर मैक्सिमम रहता है। ओके,
और यहाँ पर नॉर्मल एक्साइटेशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम करंट रहता है। ओके, और अब देखते हैं इसके अंदर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर लो एक्साइटेड है या अंडर एक्साइटेड, तो इसके अंदर रहेगा लेकिंग, और नॉर्मल एक्साइटेशन में रहेगा यूनिटी, और ओवर एक्साइटेशन के अंदर रहेगा लीडिंग। लीडिंग पावर फैक्टर, अपन पावर फैक्टर करेक्शन या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो मोटर को नो लोड कंडीशन पर रखकर जो रिसीविंग एंड सिरे होते हैं या लोड के नजदीक इसको चलाया जाता है, जिसके कारण उसकी जो जो लोड पहले जो लेगिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा था, उस लोड को लीडिंग पावर फैक्टर के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसीलिए पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी के आसपास आ जाता है। ओके, अंडर एक्साइटेड है, इस कंडीशन के अंदर अपने पास डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा, डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा। ओके, नॉर्मल एक्साइटेशन में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा, और अवर एक्साइटेशन के अंदर मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज एडिटिव पोलैरिटी का रहता है, और वोल्टेज ऐड हो जाती है, बेकिंग सामान्य से ज्यादा रहता है टर्मिनल वोल्टेज से। ओके, तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी। 67 नंबर क्वेश्चन, ए डीसी मोटर परिवर्तित करती है, डीसी मोटर कन्वर्टर, तो ये इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करती है, और जनरेटर तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, यदि 4 पोल डीसी मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है तो आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होती है? It a 4-pole DC machine is running at 1500 आरपीएम. What is the frequency of current and armature winding? डीसी मशीन का नाम सुनते ही आप कहोगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0। रियल बात है, हकीकत में डीसी की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 0 ही होती है, लेकिन डीसी जनरेटर हो या हो डीसी मोटर, तो दोनों कंडीशन के अंदर अपने पास जो आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ हमेशा ऐसी रहता है। ओके, उसके अंदर अब प्रोड्यूस हो रहा है या अपने बाहर से डीसी दे रहे हैं, अंदर जाकर वो एसी बन रहा है, दोनों कंडीशन के अंदर आर्मेचर के अंदर एसी ही सप्लाई रहती है। ओके, तो सिंक्रोनस गति के लिए अपने फॉर्मूला लगाएंगे 120 ऑफ डिवाइडेड बाय पी, और ये अपने कम्यूटेटर के द्वारा होता है, जिसके द्वारा कि उसको एसी होता है तो डीसी देता है, डीसी होगा तो एसी होता है। अपने नॉर्मली जनरेटर के लिए बात करें तो जनरेटर में एसी टू डीसी रहता है, आ सकता है क्वेश्चन, और मोटर के लिए डीसी टू एसी रहता है आर्मेचर के लिए। ओके, तो अपने ज्ञात करना है सिंक्रोनस गति अपने पास 1500 आरपीएम है, इज इक्वल्स टू 120 गुणा एफ अपने को ज्ञात करना है, पोलों की संख्या है 4, तो अपने इसको फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के लिए आ जाएगा 1500 गुणा 4 अपॉन में 120, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 30, 0 से 0, और इसके अंदर आएगा 5 0, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहेगी। फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू रहती है वो हर्ट्ज में रहती है, जबकि ओमेगा जो रहता है रेडियन पर सेकंड के अंदर होता है, रेडियन पर सेकंड्स। ओके, 2 पाई एफ के इक्वल रहता है, फ्रिक्वेंसी के अंदर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर रहेगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रांसीसी और कापलान टरबाइन किस श्रेणी में आते हैं? फ्रांसिस एंड कैपलान टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो किसके अंदर आते हैं? सबसे पहले टरबाइन लिखते हैं पेल्टन, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलान, और प्रो पेलर्स टरबाइन। पेल्टन जो टरबाइन रहती है इसे इंपल्स टरबाइन भी कहा जाता है, ये हाई हेड के लिए यूज होती है अपने पास, हाई हेड के लिए। फ्रांसिस जो रहती है लो मीडियम हेड के लिए यूज होती है, हाई हेड, और ये रहती है मीडियम हेड। मीडियम एंड लो हेड के अंदर तो मिनिमम यूज, कम से कम यूज किया जाता है मीडियम हेड, और ये जो दोनों रहती है ये लो हेड के अंदर यूज किया जाता है। अब इनके स्पीड की बात करें, स्पीड के अंदर पेल्टन की रहती है 10 से 60 आरपीएम, और फ्रांसिस के लिए रहते हैं 60 से 300 आरपीएम।
और इन दोनों के लिए रहता है 300 से 1000 1000 आरपीएम तक। ओके, स्पीड होगी। और हेड की बात करें, हेड कितना रहेगा, तो इसके अंदर रहता है 300 मीटर से ज्यादा ज्यादा, और इसके अंदर 60 से 300 मीटर का हेड रहता है, और इसके अंदर 10 से 60 मीटर का हेड रहता है। ये दोनों के लिए ही है, कैप्लन एंड प्रोपेलर के लिए। ओके, ये आवेग टरबाइन माना जाता है, पेल्टन आवेग टरबाइन। और जो फ्रांसिस रहता है ये प्रतिक्रिया टरबाइन, प्रतिक्रिया, और ये दोनों भी प्रतिक्रिया टरबाइन ही रहते हैं। ओके, रिएक्शन टरबाइन, टरबाइन के अंदर देख लिया आवेग, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया टरबाइन। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फ्रांसिस एंड केपलन जो टरबाइन रहते हैं लो हेड के लिए होते हैं, 300 से 1000 मीटर का इसके अंदर अपने पास स्पीड रहती है, और 10 से 60 आरपीएम की स्पीड रहती है, और प्रतिक्रिया जो केपलन और प्रोपेलर हैं लो हेड के लिए यूज होते हैं। और जो अपने पास ये तीनों के लिए लिख रहा हूं मैं, फ्रांसिस, केपलन और प्रोपेलर के लिए, इन तीनों के अंदर क्या होता है, हाई पानी रिक्वायर्ड रहता है, हाई वाटर सप्लाई। और जो पेल्टन रहता है, पेल्टन के लिए कम पानी मात्रा, कम पानी की मात्रा रहती है, और हाई स्पीड से चाहिए होता है अपने को, हाई स्पीड के साथ चाहिए होता है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, और हाई स्पीड, साथ में ये कैप्लान एंड प्रोपेलर है, ये रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर बता दिया मैंने रिएक्शन टरबाइन। और ये टोटल जो आपको बताए हैं ये याद कर लेना। पेल्टन के लिए हाई हेड, फ्रांसिस के लिए मीडियम हेड, और कैप्लान और प्रोपेलर के लिए लो हेड की रिक्वायर्ड रहती है। स्पीड पेल्टन के लिए 10 से 60 आरपीएम, और फ्रांसिस के लिए 60 से 300 आरपीएम, कैप्लान प्रोपेलर के लिए 300 से 1000 आरपीएम चाहिए होता है। पेल्टन के लिए 300 मीटर से ज्यादा हेड, फ्रांसिस के लिए 60 से 300 मीटर, और कैप्लान प्रोपेलर के लिए 10 से 60 मीटर का हेड चाहिए होता है। पेल्टन अपने पास आवेग, और बाकी फ्रांसिस, कैप्लान, प्रोपेलर तीनों रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में आती है। और जो फ्रांसिस, कैप्लान, प्रोपेलर तीनों के अंदर हाई पानी रिक्वायर्ड रहता है। ओके, और पेल्टन के अंदर, पेल्टन को इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं, और पेल्टन के अंदर कम पानी की मात्रा चाहिए होती है, और ज्यादा प्रेशर के अंदर होना चाहिए स्पीड। ये स्पीड जो लिखी है ये मैंने टरबाइन की गति की स्पीड नहीं है, ये अपने पास है नॉर्मली प्रेशर, वाटर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। एक 3 चरण तुल्यकालिक मोटर में होगा, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल हैव। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर अभी आपको बताया कि जो स्टेटर वाइंडिंग रहती है उसको रोटर पर स्थापित किया जाता है, और रोटर वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती है। इसके कारण क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में माने जैसे मैन्युफैक्चरिंग, उस कंडीशन में जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है ये आर्मेचर पर स्थापित होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो स्टेटर पर स्थापित होती है। उस कंडीशन में अपने पास अगर स्टार है तो अपने को 4 स्लिपिंग, अगर डेल्टा है तो 3 स्लिपिंग, और हाई पावर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उच्च स्पार्किंग और हाई कॉपर लॉस होता है। इसीलिए फील्ड जो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर स्थापित करते हैं। डीसी शंट मोटर के द्वारा एक्साइट करते हैं, सामान्य से कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है 250 वोल्टेज के आसपास। तो इसीलिए अपने पास कम पावर कंजप्शन होती है, और बेटर देन होता है सॉलिड कनेक्शन के द्वारा अपने सप्लाई ले लेते हैं। तो इसके अंदर 2 स्लिपिंग रहेगी, 2 स्लिपिंग्स। 71 नंबर क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर एक स्थिरांक है, द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। क्या करंट डिवाइस है, क्या करंट कांस्टेंट डिवाइस है, या पावर डिवाइस है, या मेन फ्लक्स डिवाइस है, या वोल्टेज डिवाइस है। तो इसके अंदर ये मेन फ्लक्स डिवाइस के अंदर आता है। मेन फ्लक्स के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर 3-4 लेक्चर पहले मैंने बताया था जस्ट आर्मेचर इसके बारे में, पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में दोबारा देख लेते हैं आज। तो इसके अंदर नॉर्मली बात करें, ये अपने पास ट्रांसफार्मर की कोर है।
ओके, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित है और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पर स्टार्टिंग में V1 जब अपने वोल्टेज लगाते हैं और सेकेंडरी पर ओपन है, तो उस कंडीशन में प्राइमरी में जो करंट फ्लो करता है वो करंट की वैल्यू रहती है आई नोट। आई नोट करंट होने के कारण आई नोट और N1 टर्न्स जो रहता है इसके द्वारा एमएमएफ बनता है अपने पास। एमएमएफ जो रहता है एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर अपने पास धारा, एन अपने पास टर्न्स रहते हैं, एमएमएफ नोट रहेगा। और उस कंडीशन में जो फ्लक्स अपने पास प्रोड्यूस होगा φ1 रहेगा प्राइमरी वाइंडिंग का, अलग फ्लक्स रहता है, ये म्यूचुअल फ्लक्स के साथ लिंक्ड नहीं रहता। और वो रहता है अपने पास कोर फ्लक्स, जो कोर में फ्लक्स करता है, दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है, म्यूचुअल फ्लक्स होता है। जब अपने पास कोर में φC करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को काटेगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। I2 गुणा N2 करेंगे तो अपने पास एमएमएफ जीरो रहेगा, उस कंडीशन के अंदर एमएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे ही लोड करंट फ्लो करते हैं तो I2 करंट फ्लो करेगा, लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ के अनुसार φ2 पैदा होगा। φ2 जो पैदा रहता है ये लेंज लॉ के नियम अनुसार उसका अपोज करता है φC का। φC यानी कि कम होगा, φC के मान में कमी आती है। अगर φC के मान में अपने डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, φC कम हो रहा है तो I1 करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। I1 1 सेकेंड, I1 अपने पास करंट बढ़ेगा तो I1 और N1 मिलकर MMF 1 बनेगा। MMF 1 जो रहेगा इसके द्वारा फ्लक्स रहेगा φ1। φ1 जो है φ2 को डिक्रीज करता है और डिक्रीज करने की एफिशिएंसी भी रखता है। इसके कारण ये φ1 जो है φ2 को डिक्रीज करेगा और φC वापस अपनी कंडीशन पर चला जाएगा। बाकी लेक्चर में जाएंगे तो बढ़िया तरीके से पूरे डीपली डेप्थ तरीके से देखेंगे वर्किंग इसकी। देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसी कारण कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स चेंज नहीं होता, वो कुछ माइक्रो सेकंड या काफ़ी मिनिमम पिको सेकंड्स के लिए माने डिक्रीमेंट होता है, लेकिन φ2 डिक्रीज करेगा, इसके लिए φC कम होगा। φC कम होने से के कारण I1 करंट इंक्रीज होगा, I1 करंट और N1 करंट मिलकर MMF1 होगा, वो φ2 को डिक्रीज करेगा जिसके कारण φC वापस अपनी कंडीशन पर चला जाता है, मेन फ्लक्स डिवाइस रहती है। क्वेश्चन नंबर 72। घर में लैंप का स्विच करने पर रेडियो में शोर उत्पन्न होता है। कथन 2 है स्विचिंग ऑपरेशन अलग अलग संपर्कों में अर्क को प्रोड्यूस करता है। स्विचिंग ऑफ ए लैंप इज हाउस प्रोड्यूस नॉइज एंड रेडियो स्टेटमेंट। रेडियो स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस द अर्क कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स। इसके अंदर बात करें तो जो अपने पास हाई स्पार्किंग देखने मिलती है ये इंडक्टिव लोड के कारण होती है, इंडक्टिव लोड के कारण होती है और इसके स्पार्किंग को दूर करने के लिए अपने नॉर्मली कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे, उस स्विच की स्पार्किंग कम देखने को मिलती है। जो शोर अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है ये स्विचिंग ऑपरेशन के कारण आर्क को भी पैदा करता है। दोनों स्टेटमेंट अपने पास इस कंडीशन में राइट हो जाते हैं। कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है एंड सही सेकंड की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73। डीसी मोटर की गति किसके समानुपाती होती है? द स्पीड ऑफ डीसी मोटर प्रोपोर्शनल टू द, क्या आर्मेचर की आर्मेचर धारा का वर्ग रहता है या आर्मेचर धारा का व्युत्क्रम, आर्मेचर धारा और फील्ड करंट किसके समानुपाती होती है गति? तो गति की बात करें अपने पास जो ईएमएफ रहता है, बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस रहता है के स्थिरांक रहता है और फ्लक्स रहता है, और ये ओमेगा अपने पास स्पीड है, फाई फ्लक्स है और ओमेगा अपने पास स्पीड है। तो इसके अंदर ओमेगा देखने के लिए नॉर्मली ईएमएफ अपॉन में के और फाई कर देंगे। इसीलिए गति जो है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। फ्लक्स जो होता है ये आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आपको पहले मैंने इक्वेशन भी लिखवाई थी, गति इज इक्वल टू बैक ईएमएफ अपॉन में आर्मेचर धारा, फ्लक्स और टॉर्क। ओके, तो गति के आर्मेचर धारा व्युत्क्रम है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। शायद इसी लेक्चर के अंदर पीछे मैंने जस्ट बताया है, देखना। क्वेश्चन नंबर 74।
निम्नलिखित में से कौन सा टैरिफ का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ टैरिफ? ओके, हॉकिंसन टैरिफ नहीं होता, या इनकम रेट नहीं होता, या फ्लैट डिमांड नहीं होता, या ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ नहीं होता? बताओ जस्ट। तो इसके अंदर देखिए अपने पास पहला रहता है सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ, सिंपल रेट टैरिफ के अंदर उपभोक्ता से किसी निश्चित एक दर फिक्स कर दी जाती है, उसी हिसाब से बिल का भुगतान किया जाता है। ओके। एक रहती है अपने पास फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ के अंदर क्या होता है? उपभोक्ता से मैक्सिमम डिमांड के आधार पर बिल वसूल किया जाता है, चाहे यूनिट कितनी ही कंजप्शन करे या ना करे। ओके, मैक्सिमम डिमांड के आधार पर। एक रहता है ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ के अंदर दो ब्लॉक खींचे जाते हैं। पहले ब्लॉक के अंदर जो रहता है, जो प्रति यूनिट जो लागत रहती है वो हाई होती है, और सेकंड ब्लॉक के अंदर धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इसके अंदर क्या होती है, जो उपभोक्ता बिल ज्यादा यूनिट यूज करेगा उसका बिल कम रहेगा, जो कम यूज करेगा उसका बिल हाई रहेगा। ओके। एक होता है अपने पास टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ के अंदर अपने पास सिस्टम है भी। इसमें एक तो मैक्सिमम डिमांड के आधार पर, और दूसरा जितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहा है उन दोनों के आधार पर बिल को वसूल किया जाता है। साथ में 2 मीटर अलग अलग लगाए जाते हैं। ओके। टू पार्ट टैरिफ को अपने कहते हैं हॉकिंसन टैरिफ। एक रहता है थ्री पार्ट टैरिफ। जो उपभोक्ता, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बात करें, जो कम एनर्जी कंजप्शन करते हैं उनके लिए थ्री पार्ट टैरिफ अप्लाई किया जाता है। और थ्री पार्ट टैरिफ के अंदर मैक्सिमम डिमांड के आधार पर यूज के डब्ल्यू एच, और साथ में लेबर चार्जेस जो रहते हैं, तीन अपने पास हो गए अलग अलग। मैक्सिमम डिमांड, यूज के डब्ल्यू एच और लेबर चार्जेस के आधार पर बिल को वसूल किया जाता है। एक रहता है पावर फैक्टर टैरिफ, जिसे किलो वाट टैरिफ के नाम से जानते हैं। ओके। तो अभी अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भी अपने पास इनकम रेट टैरिफ नहीं होता है। डाउट रहे तो आप दोबारा देखना, अन्यथा आपने लेसन वाइज चालू करेंगे उसके अंदर पूरा डाउट क्लियर करते चलेंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे। एक ट्रांसफार्मर ऊपर या नीचे की ओर बढ़ाता है। ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप और डाउन क्या करता है? ओनली एसी को करता है, डीसी के अंदर वर्क नहीं करता। ओके दोस्तों, वीडियोज को साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएंगे। और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।